स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए जो सीबीएसई ने इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर इशू किया है उसके बारे में उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। और इसके सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि जो भी बच्चे फ्री लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो नून एकेडमी पर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आपके क्लास 12th के लिए फ्री लाइव क्लासेस चल रही हैं। आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सारी डिटेल ले सकते हैं, है ना, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक अटैच कर लूँगा। और वैसे तो आप चाहें मेरे को व्हाट्सएप कर लेना तो मैं वहाँ पे सारी जानकारी दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइनिंग लिंक मिलेगा आपको ऐप का, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद क्या करना है, आप मेरे को व्हाट्सएप करिएगा, मैं वहाँ पर आपको गाइड कर दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। जैसे आपको देखिए पहला क्वेश्चन है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं, यूज़ करने के लिए रेडी हैं, चाहे वो कंज्यूमर यूज़ करे या प्रोड्यूसर यूज़ करे, और रीसेल के पर्पज़ से नहीं है। और इसका जस्ट जो उल्टा होता है वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स होता है। इंटरमीडिएट गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करे हैं, यूज़ करने के लिए अभी रेडी नहीं है और रीसेल पर्पज़ के लिए है। तो ये हमारा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। और करके आपसे पूछ रहा है कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब होता है कि किसी ने कुछ अच्छा किया किसी दूसरे के लिए और उसके लिए उसको कुछ पैसा नहीं मिला। और नेगेटिव का मतलब किसी ने कुछ हार्म किया किसी दूसरे के लिए, इसके लिए उसे कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ी। तो और यहाँ पर अब आपको एक अच्छा सा न्यूमेरिकल दिख रहा है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी फॉर विच इट इज़ गिवन दैट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दे रखा है, कंजप्शन फंक्शन दे रखा है। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास जो इक्वेशन है C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.80, C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8y। देखो ये इक्वेशन है और y का एक जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सर, y इज इक्वल टू C प्लस I। क्लियर है? यस सर। अब हमें कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में हम लोगों को y की वैल्यू लगा देनी है। इस फॉर्मूले में हम लोगों को y की वैल्यू लगा देनी है। भाई y इज इक्वल टू क्या होता है, c क्या दे रखा है सर, c दे रखा है 100 प्लस 0.8y और i क्या दे रखा है 500 दे रखा है। इस क्वेश्चन आपको आप सॉल्व करोगे तो ये 100 और 500 600 हो जाएगा और ये y माइनस 0.8y इक्वल टू 600, ये आपका आएगा 0.2, ये 1y है, ये 0.8 है तो 0.2 600 और y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3000। क्योंकि वैल्यू सारी करोड़ में है तो ये आ जाएगा 3000 करोड़। उधर ही आपको और करके एक और क्वेश्चन है जहाँ पे आपको MPC दे रखा है 0.8, चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे रखा है 1000 करोड़। तो यहाँ पर वो K वाला फॉर्मूला लगेगा। सेकंड का सेकंड देख लेते हैं। डेल्टा I यानी कि इन्वेस्टमेंट दे रखा है आपको 1000, MPC दे रखा है 0.8। तो अगर आपको याद हो मल्टीप्लायर का जो रिलेशन होता है वो 1/1 माइनस MPC होता है। यहाँ पर 1 माइनस MPC करोगे तो 1/0.2 यानी कि इन्वेस्टमेंट यहाँ का आएगा K कितना आएगा, मल्टीप्लायर 5 आएगा। अब हमारे इसका फॉर्मूला क्या है, K इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा I आपको दे रखा है 1000, ये आपको 5 दे रखा है, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डेल्टा 5 हमारा आ जाएगा 5000 करोड़। तो आई होप दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एज द इनकम इंक्रीजेज। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि आपको मालूम है कि भाई हमारी अगर इनकम कुछ भी नहीं होती तब भी हमारा कुछ ना कुछ कंजप्शन होता है जिसे हम ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं। लेकिन जब हमारी इनकम कम होती है उस समय सिर्फ हम उतना कंज्यूम करते हैं जो हमें चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती हैं। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हम क्या करते हैं, हम कंज्यूम करना थोड़ा कम करते हैं और सेविंग करना थोड़ा ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, स्टेट एंड डिस्कस एनी 2 इंडिकेटर दैट हेल्प इन मेजरिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कंट्री। कोई भी 2 मेजरमेंट बताने हैं आपको जिससे आपका जो कंट्री की हेल्थ स्टेटस है वो पता लग सके। तो आप लिटरेसी रेट बता सकते हैं, पढ़े लिखे लोगों की संख्या, उसे हम लिटरेसी रेट कहते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट
जिन बच्चों की डेथ 1 साल से कम उम्र में ही हो जाती है उसे हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन दोनों से हम देखते हैं कि हमारा जो कंट्री का हेल्थ स्टेटस है वो कैसा है। यहाँ पे आपको और करके ऑप्शन में दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आपको कंपेयर करना, देखो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो दे रखा है, जो मैन है वो 52.1% है और जो वुमेन है वो टोटल 16.5% है। बात करी जाए अगर रूरल एरियाज की, वहां पर मैन की जो संख्या है वो थोड़ी सी कम है एज कंपेरिजन टू अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में मेंस की ज्यादा है और हमें एनालाइज करना है वुमेन की। तो वुमेन में क्या दे रखा है, वुमेन में रूरल एरियाज में पॉवर्टी ज्यादा है, तो इसीलिए अर्बन एरिया से कंपेयर में रूरल एरियाज में हमारा जो वुमेन का रेशियो है वो ज्यादा है। हाँ जी, अब हम बात कर लेते हैं 5th क्वेश्चन की। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर contributes to the economic development of a country। इस स्टेटमेंट को आपको वैलिड आर्गुमेंट मानते हुए बात करना। भाई अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, पहली बात होता क्या है, सड़कें हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी है, ये सभी अगर इंक्रीज होगी, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पैसा होगा, नौकरी ज़्यादा निकलेगी, इनकम ज़्यादा जनरेट होगी, जिससे लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर आपको देना है 6th क्वेश्चन में वैलिड रीजन देते हुए कि इनमें से कौन सा हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे और कौन सा नहीं करेंगे। भाई पहला दे रखा है परचेज ऑफ शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड बाय एन इन्वेस्टर इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और आपको बताना है, ये मुझे बताइए, ये जो आपका पहला स्टेटमेंट है, क्या इस स्टेटमेंट से क्या हमें कोई भी वैल्यू ऐड होगी? नहीं होगी, तो इसलिए ये नहीं आएगा। दूसरा है बी आपसे कहा जा रहा है सैलरी पेड बाय द फ्रेंच एम्बेसी न्यू दिल्ली टू द लोकल वर्कर्स ऑफ द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, और आपको सी कह रहा है कंपनसेशन पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द विक्टिम ऑफ फ्लड। तो ये भी हमारा क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है, करेंट ट्रांसफर है, तो ये कोई भी गुड्स एंड सर्विस का फ्लो नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दे रखा है, आपको निकालना है नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैल्यू आपको दे रखी है रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और प्राइस इंडेक्स दे रखा है। तो उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नॉमिनल जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। तो रियल जीडीपी है 500, प्राइस इंडेक्स है 120 अपॉन 100, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा ये 625। नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड कंपेयर द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया सिंगापुर ऑन द ग्राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ % ऑफ जीडीपी। आपको ये डाटा दे रखा है। अब इस डाटा के हिसाब से आपको बताना है कि किस कंट्री में कैसे चल रहा है। तो भाई देखो, जो इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है, जो टोटल जीडीपी है वो कितना है, 30% है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है, 30% है। और अगर हम सिंगापुर की बात करें, इसे थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं, सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में कितना है, 28% है। तो इस तरीके को हम देखते हुए हम देखते हैं कि इंडिया को और फास्ट ग्रोथ से भरना पड़ेगा। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको उस डाटा को देखना है और अपने हिसाब से बताना है कि क्या चीज होगी या क्या चीज नहीं। यहाँ पे आपको एक केस स्टडी दे रखी है। अब इस केस स्टडी से आपको करना क्या है, डिस्पाइट पावर बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान द लेटर स्टिल हैड ट्रेमेंडस एजेंसी इन डिटरमाइनिंग इट्स ओन पॉलिसी। तो वहाँ पे आपने अपने सिटी की पॉलिसीज बतानी है, क्या क्या उन्होंने किया, क्या क्या चेंजेस हुए, वो सब के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, हाँ 9th, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है जो आपको केस स्टडी दे रखी है, इसी के हिसाब से आपको करना है। हाँ जी, फिर आपको दे रखा है 10th आपको दे रखा है एक्सप्लेन हाउ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज इंपैक्ट द यूज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक। तो जो हमारे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस होते हैं वो इसलिए यहाँ पर यूज नहीं होते क्योंकि भाई वहां पे आपके पास नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का कोई सबूत नहीं होता, कोई रिलायबिलिटी नहीं होती, या फिर ये वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए करे जा रहे हैं, ठीक है ना, जो हमारी एस्टिमेशन करने में मदद करती है जीडीपी की।
फिर आपको दे रखा है मॉनेटरी मेजर्स ऑफर अ वैलिड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन वगैरह। यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट बताने हैं। कौन कौन से स्टेटमेंट है, वही CRR, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, SLR, उनको हम चेंज यहाँ पर कर सकते हैं। अब आपके सामने एक न्यूमेरिकल दे रखा है, कैलकुलेट द फ्रॉम द फॉर्मूला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम। आपको ये जो डाटा दे रखा है वो किसके हिसाब से दे रखा है, हमारा इनकम मेथड के हिसाब से दे रखा है। तो इनकम मेथड में हम क्या करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड इंटरेस्ट, और क्या दे रखा है, कॉर्पोरेशन टैक्स दे रखा है, प्रॉफिट का हिस्सा, डिविडेंड दे रखा है, आपको रिटेन अर्निंग दे रखी है, मिक्स इनकम दे रखा है। तो पहले तो इन सबको प्लस कर लो, 2000 फिर 800, 2800 फिर ये 460, 2800 और 460, तो ये हो जाएगा हमारा 3260, फिर आपका ये 940। इन सबको जब आप ऐड करोगे फिर ये 300 फिर ये 200, तो ये आपका आएगा पूरा 4700। ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा, 4700। उसके बाद बी आपसे पूछ रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है कि हम एस्टिमेट करते हैं जो हमारा गुड्स एंड सर्विस है उसमें डिफरेंस जो है पहले कितना था और अभी कितना। और वैल्यू ऑफ एड का मतलब है कि जो हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है, परचेज होता है, उससे ज़्यादा हमारे पास आउटपुट कितना है। फिर आपको दे रखा है यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन और करके दे रखा है, इसमें भी हम ऐसे करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, NDPFC निकालनी है। हाँ जी, अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा सर, सेल ऑफ व्हीट। यहाँ वही जो हमारा फॉर्मूला लगता था ना वैल्यू ऑफ आउटपुट में, उस तरीके से लगाएंगे। कैसे लगेगा फॉर्मूला सर, ये 4800, उसके बाद फिर हमारा 200 का और ख़रीदा, फिर 50, फिर 20 और माइनस के 100, ये पूरा करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 6970। अब आपसे पूछा है स्टेट 2 कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड। भाई नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, नेट इनकम है, ये सारी चीज़ें। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका, पेस्टिसाइड्स आर केमिकल कंपाउंड डिजाइन टू किल पेस्ट, मैनी पेस्टिसाइड कैन ऑल्सो पोज हेल्थ रिस्क। अब आपको इस स्टेटमेंट के हिसाब से बताना है कि रिप्लेसमेंट ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड्स। तो इसमें आपको दोनों क्वेश्चन को अपने हिसाब से सॉल्व करना है, तो करिएगा बेटा। नहीं आए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पेपर का लेवल ना ज़्यादा टफ कह सकते हैं और ना ही ज़्यादा इजी कह सकते हैं, मीडियम ही कहेंगे इस पेपर को। लेकिन जो केस स्टडी टाइप है और बाकी के क्वेश्चंस है, जो डेवलपमेंट का पोर्शन उठाया गया है वो काफ़ी सही उठाया गया है। तो तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, वरना ये